जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है अरन सिंह और आपका स्वागत है द कॉन्सेप्ट ऑफ यूपीएससी पर। तो आज हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हम क्लास 6 हिस्ट्री की बुक को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 2 चैप्टर्स को पढ़ लिया है और तीसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं आरंभिक नगर। आरंभिक नगर में वो किसके बारे में बताना चाहते हैं, ऐसा कौन से आरंभिक नगर उस टाइम के थे, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप इस की पूरी सीरीज़ को देखना चाहते हैं, पूरी प्लेलिस्ट को देखना चाहते हैं तो आई बटन के थ्रू आप देख सकते हैं। अगर इसी बुक की इंग्लिश सीरीज़ को आप देखना चाहते हैं, उसकी प्लेलिस्ट को आप देखना चाहते हैं तो आई बटन के थ्रू आप जा सकते हैं, या आप ये वीडियो देखने के बाद उस पर जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो आरंभिक नगर की बात कर रहे हैं। तो आरंभिक नगर उस टाइम पे कौन से था जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं, तो वो आरंभिक नगर था इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके बारे में आप जानते होंगे, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या बात कर रहे हैं और हमें क्या क्या जानकारियाँ देना चाहते हैं, इस चैप्टर के थ्रू हम उसको जानेंगे। अगर इसका टाइम पीरियड की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक का माना जाता है, जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता थी उसका टाइम पीरियड। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में पहली हेडिंग पढ़ी है पुराने भवन का संरक्षण। अब जैसे 2 बच्चे हैं, ये क्या सोच रहे हैं इसके बारे में बता रहे हैं। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। 2 बच्चे हैं, जसपाल और हरप्रीत, दोनों अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे हैं। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। मतलब कोई ऐसा खंडहर टाइप का घर था जहाँ लोग नहीं रहते थे, उस घर की कुछ लोग खड़े होकर तारीफ कर रहे हैं, जिससे लोग मतलब बच्चे डरते थे, भूतहा कहते थे। उस घर की कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं। एक ने कहा इसकी वास्तुकला को देखो। अब छोटे बच्चे हैं, ये जान ही नहीं पा रहे हैं कि वास्तुकला का अर्थ क्या होता है, लेकिन लोग जो हैं वो काफ़ी अच्छी वास्तुकला उसकी थी, तो वही कह रहे हैं कि उसकी वास्तुकला को देखो। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। मतलब जो 2 लोग खड़े हैं बात कर रहे हैं, उसमें एक महिला भी है, वो ये कह रही है कि हमें मंत्री जी को पत्र लिखना चाहिए और कहना चाहिए कि इस खूबसूरत घर को संरक्षित करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा, इसमें नक्काशी अच्छी की गई है, इसकी वास्तुकला अच्छी है। बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि अच्छा ये इसमें इनको ऐसा क्या दिख रहा है। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि क्या कि इस पुराने खंडहर के लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है, मतलब इतना जो पुराना खंडहर है इससे लगाव क्यों है। ये बात आपको कहाँ पर ले जाने की बात कर रहे हैं, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कर रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, जो हमारे आरंभिक नगर थे। अगर नगरीकरण की हम बात करें तो सबसे पहला नगरीकरण आपको सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है, क्योंकि उससे पहले क्या था आप जानते हैं कि प्रस्तर युग था, मतलब कि पूरा पाषाण काल था, फिर मध्य पाषाण काल था, फिर नव पाषाण काल था। उसके बाद का जो सिविलाइजेशन आया, मतलब उसके बाद जो सिविलाइजेशन आगे बढ़ी, उसमें नगर जैसा कोई कॉन्सेप्ट उस टाइम पर था नहीं। मतलब लोग क्या कर रहे थे, पहले लोग थे जब पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड था, उस टाइम लोग क्या कर रहे थे, उस टाइम लोग ये कर रहे थे कि मतलब शिकार करते थे और इधर उधर से खाने को इकट्ठा कर रहे थे। और पत्थर बहुत परिष्कृत, बहुत अच्छे पत्थर उन लोगों के नहीं थे, वो नॉर्मल पत्थरों का ही, मतलब जैसे सीधा उठा के सीधा उनका औजारों की तरह उपयोग कर रहे थे। इसके 3 खंड आप जानते हैं क्या क्या थे, मतलब मध्य, फिर निम्न, पहले निम्न, फिर मध्य, फिर उच्च पूरा पाषाण काल। उसके बाद आता है मध्य पूरा पाषाण काल, जिसमें क्या हुआ कि पशुपालन भी शुरू कर देते हैं, लेकिन खेती नहीं जानते थे। फिर नव पाषाण काल आया जिसमें खेती भी जान गए। तो इस तरह सिविलाइजेशन बढ़ रही थी, लेकिन नगरीकरण कहीं नहीं था। नगरीकरण का पहला प्रमाण कहाँ मिला? सिंधु घाटी सभ्यता में मिला। तो चलिए देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की अब कहानी क्या बता रहे हैं। हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा वो पहला नगर था जो इस सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया था, हड़प्पा। तो वही कह रहे हैं कि और इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं क्योंकि वो हड़प्पा ही ऐसा पहला नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोजा गया था। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु जो नदी है उसके अगल बगल के क्षेत्र में पूरा फैली हुई सभ्यता थी। तो सिंधु की घाटी जो थी, सिंधु रिवर की जो घाटी थी, उसके अगल बगल की सभ्यता थी, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग कहते हैं। अब क्या कह रहे हैं, अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरस्थल मिला। कब हड़प्पा पुरस्थल मिला? जब वहाँ के इंजीनियरों को मिला, जब उन्होंने वो मतलब ट्रेन की लाइन बिछा रहे थे, उस टाइम उन लोगों को हड़प्पा पुरस्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। और लगभग जो हड़प्पा के स्थल हैं वो कहाँ है? आधुनिक पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन कुछ हमारे यहाँ गुजरात में मिलते हैं, कुछ राजस्थान में, कुछ कश्मीर में भी, कुछ एरिया में है। और बाद में मतलब कि बाद के हड़प्पा पीरियड में तो कुछ पश्चिमी यूपी में भी आपके मिलते हैं।
मेरठ वेरठ डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलते हैं। तो उन्होंने सोचा कि यह एक खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी, मतलब उन्होंने सोचा कि खंडहर टाइप का है, यहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी, ले लिया जाए। या सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ लेंगे। अब सोचिए, किसी को हड़प्पा के बारे में कुछ नहीं पता था उस टाइम तक, 150 साल पहले तक किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि हड़प्पा क्या है, कैसे है। और वहाँ पे जब लोग मतलब ट्रेन की पटरी बिछा रहे थे तो वहाँ पे जो उसके खंडहर थे उसकी ईंटें ही उठा ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। अब सोचिए, अगर हमको पता होता तो हमको और जानकारी हड़प्पा के बारे में मिल जाती, हड़प्पा सभ्यता के बारे में और जानकारी मिल जाती, लेकिन लोगों ने मतलब अनजाने में उसको कितना ज़्यादा नुकसान किया हड़प्पा सभ्यता का, और चीज़ें उखाड़ के वहाँ से ले गए। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। मतलब जब ढूंढा तो वो जान पाए कि ये सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाली इस तरह की सभी पुराने स्थलों में से जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। अब ये क्यों कहा गया कि सारी, जैसे बहुत दूर दूर के एरिए भी थे, जैसे कि लोथल था गुजरात में, फिर कालीबंगा था, या आपका मोहनजोदड़ो था, इसी तरह हड़प्पा था, तो ये सब था, इतने दूर दूर था, लेकिन क्योंकि सब पूरे क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का कहा गया, क्योंकि यहाँ जो चीज़ें मिली, यहाँ जो सामान मिले, यहाँ जो पूरा स्थल मिले, वो एक ही तरह के थे, उसमें एक रूपता थी। तो जिससे ये समझ में आया हाँ ये एक तरह के हैं। जैसे कि आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में जो चीज़ें बनती हैं वो पूरे इंडिया में सेम ही आपको मिलेंगी, लेकिन दूसरे देश में जाएंगे तो वहाँ की चीज़ें दूसरी होती। तो इससे आप जान पाते हैं कि हाँ ये जितना एरिया में अगर कुछ मिलता है तो ये इंडिया का होगा। उसी तरह जब सेम तरह की चीज़ें मिलना शुरू हुई तो उससे ये लगा कि हाँ ये एक ही सिविलाइजेशन का है, इसीलिए इसको सिविलाइजेशन कहा गया, सभ्यता कहा गया, संस्कृति कहा गया, इसीलिए क्योंकि एक तरह की चीज़ें उनको मिली। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था, यानी आप कह सकते हैं कि 2700 ईसा पूर्व का टाइम लगभग इसमें बता रहे हैं कि हुआ था। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को संरक्षित करना चाहिए? ये आप इसका जवाब दीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि पुरानी इमारतों को संरक्षित करना चाहिए। लगभग आज आप देखते हैं कि उनको तोड़ा जाता है और नए भवन बना दिए जाते हैं, तो उसके बारे में बताइए। ये कह रहे हैं ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, अब ये जो नगर थे कौन सा, इंडस वैली वाले जो नगर थे कहाँ कहाँ थे, ये आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों और भारत के गुजरात में कौन कौन सा है, लोथल है भारत के गुजरात में, और फिर राजस्थान कालीबंगन है वहाँ पे, हरियाणा है, और उसको और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। मतलब ये सब जो मिले हैं ये वाले स्थान, ये सब इन जगहों पर मिले हैं। ज़्यादातर ये कहाँ पे हैं, पाकिस्तान में है, प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने। तब देखिए एक रूपता है हर जगह, जो भी जहाँ मिले इसी तरह के मिले। कैसे, मिट्टी के लाल बर्तन मिले हैं जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। पत्थर के बाट मतलब जो तौल करने वाली चीज़ें होती हैं, मोहर, मनके यानी मालाएं, और तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि, ये सब चीज़ें उनको मिली हैं। इन नगरों की विशेषताएं क्या थी? अच्छा, ये जो नगर थे इनकी क्या विशेषता थी, ऐसा क्या था जिसको हम इनको पढ़ रहे हैं? इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया जाता। मतलब जो ये नगर थे इसमें 2 हिस्सों में विभाजित किया गया था, एक छोटा होता था और एक बड़ा होता था। छोटे वाले को नगर दुर्ग कहते थे और जो बड़ा वाला होता था वो निचला शहर माना जाता था। ठीक, और जो नगर दुर्ग था उसी में आपने सुना है कि मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला, ये आपका नगर दुर्ग के अंदर मिला है। तो प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। जो पश्चिमी भाग होता था वो छोटा था जिसको नगर दुर्ग कहते थे और ऊंचाई पर बना था। पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में बना था। ऊंचाई वाले नगर को पुरातत्वविदों ने क्या कहा है, नगर दुर्ग कहा है। मतलब जो ऊंचाई बना था ये वो क्या था, नगर दुर्ग था, और निचले हिस्से को निचला शहर कहा गया था। मतलब उन्होंने ऐसा कहा कि पुरातत्वविदों ने, क्योंकि 2 और लगभग शहरों में यही मिला है। मतलब लगभग शहरों में आपको ये चीज़ें मिली हैं, एक रूपता मिली है कि हाँ नगर दुर्ग भी था और निचला शहर भी था। दोनों हिस्सों की चार दीवारियों पक्की ईंटों की बनाई गई थी, और ये जो दीवारें बनी थी वो किसकी बनी थी, ईंटों की, पक्की ईंटों की बनाई गई थी। इनकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। अब आप सोच सकते हैं कि 2500-2700 ईसा पूर्व में बनी दीवारें आज तक अगर आपको अभी 80 साल पहले खोजी गई हैं, यानी कितनी मजबूत बनाई गई थी वो दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। अब आप जान सकते हैं कि उसकी मजबूती कितनी ज़्यादा थी। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने कहा गया महान स्नानागार कहा है। महान स्नानागार बनाया गया था कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में। ये आपको मिलता है महान स्नानागार।
इस तालाब को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। अच्छा, ये जो तालाब बना था ये किससे, ईंट और प्लास्टर से बनाया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। पानी का रिसाव ना था, नॉर्मल पत्थर से नहीं बना दिया गया था, इसको प्लास्टर भी किया गया था और उसके ऊपर चारकोल लगाया गया था। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। मतलब दो तरफ उतरने के लिए उत्तरी और दक्षिणी तरफ आपकी सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। और इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उसी एक कमरे में कुआं बना था जिससे पानी निकाल के इसमें भरा जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता है। शायद ये विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। मतलब ये ऐसा नहीं था कि नॉर्मल लोग रोज स्नान कर रहे हैं, ऐसा सोचा जाता था कि विशिष्ट लोग जो थे वो मतलब कि विशिष्ट अवसरों पर यहाँ पर स्नान किया करते थे। अब यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया सिंधु रिवर पूरी यहाँ तक गई है। इसकी ये सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी है, सतलुज है। तो यहाँ ये देखिए यहीं पे ये हड़प्पा शहर है, राखीगढ़ी है, कालीबंगा है, इसी तरह चनहुदड़ो एक इम्पॉर्टेंट है, मोहनजोदड़ो है। फिर ये गुजरात में धौलीवीरा, लोथल, ये सब इम्पॉर्टेंट शहर हैं इसी के इर्द गिर्द जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड हैं। अब आगे क्या करें, आगे करें कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में क्या मिला है, अग्नि की वेदी मिली है। अन्य नगरों में अग्निकुंड मिला है जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते थे। मतलब कहाँ, कालीबंगा और लोथल में। ये कहाँ है, गुजरात, कालीबंगा और लोथल आपका गुजरात में है। तो क्या कालीबंगन आपका राजस्थान में पड़ता है। तो ये यज्ञ किए जाते थे। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी थे। और क्या यहाँ पे था, भंडार गृह यहाँ पे मिला। कहाँ कहाँ पे, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में और लोथल में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसके बड़े शहर थे जिसको कहते हैं मतलब प्रमुख नगर कहे जाते थे। अब ये देखिए महान स्नानागार, इसका चित्र आप देख सकते हैं। महान स्नानागार में क्या, ये देखिए पूरा ये स्नानागार है। यहाँ उतरने के लिए इधर भी सीढ़ी है और इस तरफ से भी आपको नहीं दिख रही है लेकिन इधर से भी सीढ़ी बनाई गई। कितना बढ़िया सा ये स्नानागार, विशाल स्नानागार बनाया गया था उस टाइम पे। फिर आगे देखते हैं अगर भवन, नाले और सड़कें। अब नालों का जो ये इसका मतलब ड्रेनेज सिस्टम था, यहाँ नालों की व्यवस्था बहुत अच्छी थी जो आज भी लोग बताते हैं। मतलब आज भी लोग कहते हैं कितना अच्छा था, जो आज के नगरों में भी नहीं मिलता है जल निकास की व्यवस्था, वो उस टाइम के नगरों में थी। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। मतलब आंगन बीच में रहता था, उसके चारों ओर कमरे बने रहते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था। उस लगभग हर घर में स्नान घर अलग से किया जाता था। मतलब नहाने की एक जगह अलग से होती थी जिसको बाथरूम आप लोग कहते हैं आज के टाइम में। और कुछ घरों में कुएं भी होते थे और कुछ घरों में अलग से कुएं बनाए जाते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन से बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। मतलब इसमें यह था कि सड़कें थी, सड़कों पे नाले बनाए गए थे, वो भी ढलान पे बनाए गए थे और हर घर की एक नाली उससे जुड़ी रहती थी जिससे घर से निकला पानी सीधा नालों में जो सड़कों पे थे उस पर जाता था और ढलान के थ्रू वो बह जाता था। इससे जमाव नहीं होता था पानी का, जो बाद में बड़े नालों से मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर मेन होल किए जाते थे। किस लिए मेन होल थे, कि बीच में सफाई की जा सके, जिसके जरिए इसकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। ठीक, अब आगे देखते हैं आगे क्या बता रहे हैं। आगे करें नगरीय जीवन। अच्छा, यहाँ का नगरीय जीवन, अब ये देखिए, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये चित्र जो आपका है ये है नाली का। ये देखिए यहाँ नाली और ढकी हुई नालियाँ यहाँ पे बनाई गई। ये एक वहाँ का कुआं मिला है। कुएं बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे यूज़ किए जाते थे, लगभग हर घर में आपको कुएं मिले। अब नगरीय जीवन क्या क्या कहता है, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे क्योंकि अच्छी अच्छी इमारतें मिली हैं और एक दिन में तो बन नहीं जाती थी। बहुत मेहनत के काम से ये बनाए जाते थे। पहले इसे चबूतरे बनाए जाते थे, फिर उसके ऊपर घर बनाए जाते थे। चबूतरे बनाने में बहुत मेहनत लगती थी जो देख के लगता है। यहाँ भी संभवतः है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते थे। मतलब जो शासक थे वो क्या था, खूबसूरत चीज़ों को, सोने चांदी की चीज़ों को अपने पास रखते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडस वैली सिविलाइजेशन की मोहरें। मतलब मोहरों पे क्या है कि मोहरों पे खास लिपि में लिखा गया। वो लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। नहीं, हम और चीज़ें जान सकते थे उस सभ्यता के बारे में, लेकिन मोहरे पे जो लिपि लिखी गई है वो अभी हम पढ़ नहीं पाए। जो चिन्हों के फॉर्म में लिखी गई, भी आप देखेंगे नीचे चित्र है उसमें चिन्हों के फॉर्म में लिखी गई, वो हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। लेकिन वहाँ की मोहरें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपके जानवरों के चित्र मोहरों में मिलते हैं।
इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे, वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। मतलब लोग लंबी यात्राएं कर रहे थे, वहाँ से उपयोगी वस्तुएं भी ला रहे थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों से की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिससे बच्चे खेलते थे, और बहुत सारे खिलौने भी वहाँ पे मिले हैं। ये देखिए आप मोहनजोदड़ो की एक सड़क पर उसमें बना नाला दिखाया मैंने, और बाईं ओर हड़प्पा की एक मोहर। अब मोहर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए मोहर। इसमें क्या है, इस मोहर में ये जो है ये हड़प्पाई लिपि है, इसको हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। ये जो लिपि अपनी है इसमें क्या ये चिन्हों के फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया, और यहाँ जानवर बनाए, एक सींग का जानवर बनाया गया है, यूनिकॉर्न जिसको कहते हैं। और ये देखिए खिलौने, छोटे छोटे खिलौने यहाँ बनाए गए हैं। ठीक, एक मोहर के ऊपर से चिन्ह के खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। मतलब पढ़ ही नहीं पाए हैं, इसका अर्थ ही नहीं निकाल पाए हैं अभी तक लोग। काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है कि हम कैसे पता लगाएं कि ये क्या लिखा है इसके ऊपर। और बहुत बड़ी फॉर्म में इसको नहीं लिखा जाता, छोटे छोटे चिन्हों के फॉर्म में लिख दिया जाता था। लिपियाँ थी, मुहरों पे लिखा जाता था। ठीक, नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों में प्राप्त हुई। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उसमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। लगभग चीज़ें किससे बनी थी? पत्थर से बनी थी, शंख से बनी थी, तांबे से बन रही थी, कांसे से बन रही थी, और सोने और चांदी से बनती थी। सोना ज़्यादा दुर्लभ चीज़ थी उस टाइम पे। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे, और सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुएं मनके, बाट और फलक हैं। मनके मतलब मालाएं, बाट मतलब ये देखिए, ये आपका एक बाट है, नाप तौल करने के लिए बाट का यूज़ किया जाता था। और फलक हैं, फलक जो होते हैं धारदार फलक, पत्थर के बनाए जाते थे। ये देखिए नीचे आप चित्र देख सकते हैं, ये आपकी मनके हो गई, ये आपके फलक हो गए। साइड में भी कुछ दिए हैं यहाँ पे। क्या कह रहे हैं, ऊपर पत्थर के बाट देखो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया था। इसे चर्ट पत्थर से बनाया गया था। ये जो बाट किससे बनते थे? चर्ट पत्थर थे। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं के तौलने के लिए बनाया गया था। तौलने के से उपयोग होता था। मध्य में बाएं मनके, ये हैं आपके मनके। इनमें से कई कार्निलियन पत्थर से बनाई जाती थी। पत्थरों को काट कर तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए, मतलब माला बनाने में इसका यूज होता था। मध्य में दाएं में धारदार फलक, ये धारदार फलक बनाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों का सामान्यतः जानवरों के चित्र बने होते। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखनी चाहिए कि इस पे क्या बने रहते थे? जानवरों के चित्र बने रहते थे, इन पे बने रहते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन ये लोग यूज़ कर रहे थे। अब देखिए एक चित्र, ये देखिए यहाँ पे ये एक आदमी है, दाढ़ी वाला एक चित्र वहाँ उस टाइम पे मिली है ये मूर्ति। इसमें क्या है? दाढ़ी है इंसान के, और कपड़ा पहने हुए है। यहाँ ये देखिए कुछ कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए है। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली। कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से मिली। इसमें से उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। ठीक, अब आगे कह रहे संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मेहरगढ़ में क्या होती थी? कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबों के वस्तुओं से चिपके हुए मिले। मतलब लोग कपड़ों का यूज उस टाइम करते थे। इससे भी प्रतीत हो रहा है, इस मूर्ति से भी, और क्या मेहरगढ़ में कपास की खेती भी की जाती थी। कपास से कपड़े बनाए जाते थे। पकी मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। मतलब सूत कताई भी वहाँ पे होती थी। ठीक, यानी सूत कताई, ये सब चीज़ क्या बता रहे हैं कि ये आपका कपड़े वहाँ पे होते थे। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ क्या होते थे? जो उस फील्ड में अधिक जानकार हुआ करते थे, उन्हें विशेषज्ञ हम लोग कहते थे। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते हैं, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना, या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। ये सब कोई हर आदमी नहीं कर सकता था, ये उस फील्ड के विशेषज्ञ होते थे। क्या कह रहे हैं? पृष्ठ 36 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया है, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम है, मतलब नॉर्मल आदमी ये नहीं कर सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम प्रशिक्षण हासिल करते थे, या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं दोनों ही इस काम में दक्ष थे। मतलब दोनों लोग ये काम करते थे, या सिर्फ पुरुष करते थे या सिर्फ महिलाएं करती थी, इस बारे में हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आप क्या कहते हैं? आप कह रहे हैं फेंस क्या होता है? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फेंस
को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उन्हें वस्तुएं बनाई जाती थी और ये बहुत बहुमूल्य माना जाता था। ये चीज़ तो था जिसके पास मिले हैं, यानी वो मतलब काफ़ी धनी व्यक्ति था उस टाइम का। उसके बाद उस वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले, हल्के समुद्री हरे होते थे। फेंस से मनके, चूड़ियाँ, बालें और छोटे बर्तन बनाए जाते थे फेंस से। कच्चे माल की खोज में, अब अच्छा कच्चा माल आता कहाँ था? क्या तुरंत वहाँ सब हड़प्पा के नगरों में मिल जाता था? नहीं, वो बाहर से कई चीज़ें आयात करते थे, उसके बारे में बता रहे हैं। कच्चे माल उस पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। मतलब जो कपास पैदा करते थे वो क्या होता था? कच्चा माल, जिसके बाद कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। मतलब उसके बाद जो कताई बुनाई करते हैं उससे कपड़ा तैयार होता है। तो कच्चा माल क्या हुआ? आपका कपास हुआ, जिससे चीज़ें बनाई जाती थी। हड़प्पा में लोगों की कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थ को दूर दूर से आयात किया जाता। तो वहाँ नहीं मिलता था, इसको दूर दूर से आयात किया। कहाँ से आयात किया जाता है? ये देखिए, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। मतलब तांबा कहाँ से मंगाते थे? आज के राजस्थान से मंगाते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान, मतलब पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात होता था। तांबा वहाँ से भी मंगाया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से होता था। मतलब जो आपका कांसा बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है? आपका तांबा और टिन को मिला के बनाया जाता है। तो ये तो आ गया भाई, चलिए आपका तांबा तो आ गया कहाँ से? राजस्थान से और ओमान से। लेकिन टिन कहाँ से आया? आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से मंगाते थे लोग। और सोने का आयात, सोना कहाँ से मंगाया जाता था? सोना आपका आधुनिक कर्नाटक से मंगाया जाता था। बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। जो बहुमूल्य पत्थर होते थे जिससे और चीज़ें बनाते थे, मनके बनाते थे, सब चीज़, मोहरे बनाते थे, उसका आयात कहाँ से करते थे? इन जगहों से करते थे। जगह बहुत आवश्यक है, मतलब आयात निर्यात उस टाइम भी चल रहा था। अच्छा, ये चीज़ें आती जाती कैसे थी? अब देखिए, एक ये आपका मिला है चित्र, इसमें आपकी नाव बनी है। एक आपका खिलौना मिला है जिसमें ये 2 पहिए वाली गाड़ी बनी है। तो यानी ये लोग आते जाते थे, यानी ये चीज़ें वहाँ पे थी इसीलिए इसे बनाई गई थी। तो ये सब चीज़ों से आयात निर्यात उस टाइम पे होता था, यही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। अच्छा, भोजन कहाँ से आता था? लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते। मतलब ऐसा नहीं था कि नगरीय व्यवस्था थी, कुछ गाँव भी थे जहाँ लोग थे, पशुपालन करते थे और खेती करते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। मतलब ये सब चीज़ें वो लोग उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी, मतलब हल का प्रयोग करते थे। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले। यानी इससे क्लियर होता है कि हल उस टाइम पर थे। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता था, जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरवाहे होते थे, लेकिन चारागाह होते थे। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जाना पड़ता था। मतलब ये सब चीज़ें, गाय वाय, मवेशी, भेड़ तो सब पालते थे वो लोग वहाँ पे। ले जाए करते थे। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे, हिरण जैसे जानवरों को शिकार। ये सब ग्रामीण जीवन भी वहाँ पे था, उसके बारे में बता रहे हैं। अब देखिए, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म पर निरीक्षण। अब हड़प्पा कालीन कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे धौलीवीरा नगर बसा था। अब एक नगर की बात कर रहे हैं गुजरात में, धौलावीरा। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। मतलब वहाँ की क्या विशेषता थी? साफ पानी मिलता था, ज़मीन वहाँ की उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलीवीरा नगर के 3 भागों में बांटा गया था। मतलब जो 2 भाग थे आप जानते थे, एक नगर दुर्ग और एक निचला शहर था। लेकिन जो धौलीवीरा था उसमें क्या था? इसमें 3 भाग में डिवाइडेड था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी, मतलब किलेबंदी की गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। खुला मैदान जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित होते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों ने हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के पत्थरों में खुदा पाया गया है। मतलब हड़प्पा लिपि पत्थरों पर खुदी पाई गई है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। यहाँ पे पत्थर पे अभिलेख के फॉर्म में लिखा गया है, जैसे अशोक के मिले हैं आगे के टाइम में।
गुजरात की खंभाती खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर, एक नगर ऐसे दोनों गुजरात में है, ये एक है लोथल नगर, जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरे, मुद्रांकन या मुहरबंदी या गीली मिट्टी पर दबाने से बनी छाप मिली। मतलब यहाँ क्या क्या मिला है, भंडार गृह मिला है, और ये क्या था, एक बंदरगाह टाइप का था। ये देखिए यहाँ पे बंदरगाह, यहाँ सामान लाया उतारा जाता था, उतारा चढ़ाना जैसे सामान का काम यहाँ पे होता था। ये जगह कौन सी है, लोथल जगह है यहाँ पे गुजरात में। तो दो, कालीबंगन और लोथल के बारे में आपको बताया गया। यहाँ पर एक इमारत भी है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने के उपकरण, तैयार मनके भी यहाँ मिलते हैं। मतलब एक जगह थी जहाँ मनके बनाए जाते थे, वो यहाँ पे बताया गया है। अब कहें मुद्रा, मुहर या मुद्रांकन या मुहरबंदी क्या होती है, तो ये होती है मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों को, थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा जाता था, क्योंकि आयात निर्यात होता था। लोथल एक बंदरगाह के रूप में था। थैले को बंद करने के बाद उसके ऊपर मोहरों पर गीली मिट्टी पोतकर उस पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे। मतलब गीली मिट्टी लगा के उसके ऊपर मुहर मार दी जाती थी, जो किसकी, पशुओं की होती थी। अगर यह छाप टूटी नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। मतलब ये सामान के साथ छेड़छाड़ ना हो इसलिए लगाया जाता था। अब अंत बता रहे हैं, सभ्यता के अंत का क्या रहस्य है। सभ्यता का अंत भी हो गई, कोई कॉन्टिन्यूस नहीं रही कुछ टाइम बाद, क्योंकि इसका टाइम ले बढ़ाएगा 1800 ईस्वी तक के समाप्त हो गई। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा, ईसा पूर्व तक समाप्त हो गई। लगभग 39,000 साल पहले एक बड़ा 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर, बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। मतलब लोग वह शहर छोड़ दिए। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई, जो वहाँ की खासियत थी, और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाकर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, यह कुछ पता नहीं। मतलब इसका कोई एग्जैक्ट रीज़न किसी को नहीं पता है। लोग तरह तरह के रीज़न देते हैं। कुछ विद्वानों को कहना है कि नदियाँ सूख गई, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने वाले ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह, घास बनाने वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं है कि इन सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। लेकिन इसमें पता नहीं, कुछ एग्जैक्ट रीज़न नहीं कि बाढ़ की वजह से हुआ, कि सूखे की वजह से हुआ, कि किस कारणों से हुआ। ठीक, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान, सिंध, पंजाब की बस्तियां उजड़ गईं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके बाद तुम अध्याय 6 और 9 में पढ़ोगे। तो इस तरह आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला ये चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वंदे मातरम।